दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ये क्लास देखिए और फिर देखिएगा आप जो है कितने अच्छे स्कोर कर पाते हो अपने एग्ज़ाम में। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोगों ने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपसे करा है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। ठीक है, और ये मत देखिएगा कि एक प्रश्न है, कई सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में छिपे हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया। तो देखो, एक प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो आनंद मठ है। ठीक है, या फिर आनंद मठ के लेखक का नाम पूछ लेता है, तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, किसका, पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किसके अनुभवों पर आधारित है। वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किसके अनुभवों पर आधारित है। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। 1953, 1954, 1955 या फिर 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे 1957 में। और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, कब लागू किया गया। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास है। अगर आज की क्लास आप देख लेते हो ना, तो फिर आप देखिएगा आपके जो बीएड एंट्रेंस का पेपर है ना, कितना बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे ना, वो आज वाले सेशन से ही बनने वाले हैं। आपके एग्जाम में, आपके बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले ना, देखिएगा वो आज के सेशन से ही बनने वाले, इसके बाहर से नहीं बनने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले। बताइएगा, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, राजस्थान में, अक्टूबर 1959 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1959। और अगर स्थान का नाम पूछ लेगा तो कर दोगे नागौर। ठीक है, कहाँ पर, तो राजस्थान में नागौर जिले से क्या हो रहा है, नागौर जिले से अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइएगा क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वो चैट बॉक्स में दिख रहा है। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके हमारे साथ व्हाट्सअप पर भी जुड़ जाइए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो सके, जो भी नोटिफिकेशन हो सके, या फिर जो भी अन्य चीज़ हो सके, वो मैं आपको अवेलेबल करा सकूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो भारत में सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक आपसे राज्य पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे केरला हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। बताइएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में अगर हम लोग बात कर ले तो उत्तराखंड में हमको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो देखो उत्तराखंड में आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो नंदा देवी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, राजा जी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजा जी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, तो फूलों की घाटी आपको ये भी देखने को मिलेगा। और आपको जिम कार्बेट, जो कि भारत का पहला है। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और जिम कार्बेट की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क, ये सब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, बताइएगा, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर सिक्किम। बताइएगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, असम में। ठीक है, कहाँ पर, असम में। असम की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो असम में आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा।
काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। साथ ही साथ आपको मानस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको देहिंग पटकाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, देहिंग पटकाई आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रायमोना आपको देखने को मिल जाएगा, रायमोना आपको देखने को मिल जाएगा, ओरांग आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब आपको कहाँ पर, तो ये सब आपको असम में देखने को मिल जाएंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, नेपा नगर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, मशीनरी औजार है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग या फिर अखबारी कागज। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दिएगा। बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक पूरा देखिए और देखिएगा आखिरी टाइम में जो ये क्लास ले रहे हो ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास है, प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। नेपा नगर में स्थित अगर हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, मशीनरी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, अखबारी कागज। क्या हो जाएगा, तो नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है बताएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, हेनसांग स्मारक के लिए, महावीर के जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए या फिर संग्रहालय के लिए। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, हेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। आंसर कर देंगे हेनसांग स्मारक के लिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया। डायरेक्ट आपसे बन जाता है कि एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना आगरा में है। किसने बनवाया है, अकबर है, जहांगीर है, नूरजहां या फिर शाहजहां। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, क्या आंसर कर देंगे, तो नूरजहां ने। एतमाउद्दौला जो है तो ये कौन है, तो ये नूरजहां के पिताजी थे। ठीक है, याद रखिए, और नूरजहां ने अपने पिताजी के लिए ठीक है मकबरा बनवाने का काम किया था। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी यहाँ पर आंसर कर देंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एतमाउद्दौला का मकबरा है ना, इसी मकबरे में पहली बार पित्राद्यूरा, ठीक है क्या हो जाएगा, पित्राद्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पित्राद्यूरा शैली की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले किसके समय में, तो ये एतमाउद्दौला के मकबरे में यूज हो रहा है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित बताइएगा, क्या हो जाएगा, वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। क्या हो जाएगा, तो अंकोर वाट, तो प्राचीन विष्णु अंकोर वाट मंदिर जो है ये कंबोडिया में। ठीक है, कहाँ पर है, कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी क्या कहोगे, तो कंबोडिया की राजधानी है नामपेन है। ठीक है, क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, नामपेन है, याद रखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की है, रॉबर्ट हुक ने की है, रॉबर्ट कोच ने किया, लुई पाश्चर ने की। बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा सर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ये जो चार नाम आपको देख रहे हैं ना, ये चार के चारों नाम को आप मुझे बताओ कि चार के चारों लोगों ने किसकी खोज की। आप फटाफट मुझे बताओगे, मैं आप सभी लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। आज की आपकी ईमानदारी की जो मेहनत है, ठीक है, आज के सेशन में आपने जो ईमानदारी से मेहनत की और ये लास्ट तक जो सेशन देखा, तो फिर ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। और इस ईमानदारी की मेहनत की आपको, ठीक है, क्या होगा, आपको आपके एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज आपने जो ईमानदारी से क्लास ली है ना पूरी, तो फिर आपको इसका रिजल्ट आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत दिन नहीं है, ठीक है, तो बस कुछ दिन और ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, फिर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप इन चारों लोगों के लिख दीजिएगा कि इन चारों लोगों ने किसकी किसकी खोज की। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की, रॉबर्ट कोच ने किसकी, रॉबर्ट हुक ने किसकी की, लुई पाश्चर ने किसकी। फिलहाल बैक्टीरिया की खोज अगर हम लोग बात करेंगे तो बैक्टीरिया की खोज किसने की, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक के संदर्भ में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये माइक्रोबायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी के जनक माने जाते हैं कौन, ल्यूवेनहॉक। बाकी लोगों का आप फटाफट बताइएगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, बिमल जालान की, दीपक चोपड़ा की, अनुराग माथुर की या फिर अमिताभ घोष की। देखो समय बहुत कम है हम लोग के पास, समय ज़्यादा नहीं है, तो अब मैं जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, जो मैं 100-150 क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इन 100-150 क्वेश्चंस को भी मैं व्याख्या करता ना, तो ये फिर 5-6 घंटे का सेशन हो जाता। ठीक है, आप लोग जानते हो कि अगर मैं खींचना चाहता हूँ, क्लास को खींचना चाहता हूँ ना, तो मैं 50 क्वेश्चन में ही 1.5-2 घंटे कर देता हूँ। ठीक है, 3-3 घंटे तक कर देता हूँ, लेकिन मुझे क्लास को खींचना नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, अब समय बहुत कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे और रिविजन करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। बताइएगा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, बिमल जालान, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर या फिर अमिताभ घोष। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन संख्या ए, बिमल जालान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बिमल जालान हो जाएंगे। ठीक है, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है, टाइफाइड है, हैजा है, जुकाम है, टिटनेस है। बताइएगा, तो वायरस के द्वारा कौन सा रोग पैदा होता है, वायरस के द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है, टाइफाइड है, हैजा है, जुकाम है, टिटनेस है। क्या हो जाएगा, वायरस के द्वारा। बताएंगे फटाफट, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, जुकाम। जुकाम जिसको आप लोग क्या करते हो, फ्लू कहते हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। ठीक है, किसी के बगल बैठ करके छींक दो, फिर क्या हो जाएगा, दूसरे दिन वो भी आंख लाल किए, आंसू टपकाते हुए, ठीक है, छींकते खांसते हुए आपसे मिलेगा, और भाई दे दिए हमको भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वायरस से क्या होता है, तो वायरस से जो है ये आपका जुकाम होता है, फ्लू होता है, सर्दी खांसी होता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की वो नदी कौन सी। मनमोहन सिंह को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मनमोहन सिंह से अब की बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। मनमोहन सिंह की बुक की अगर हम लोग बात करें तो मनमोहन सिंह की बुक का नाम क्या है, तो आप कहोगे चेंजिंग इंडिया। ठीक है, मनमोहन सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनमोहन सिंह की बुक का नाम क्या है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे चेंजिंग इंडिया जो है, ये मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है। और मनमोहन सिंह जी जो हैं, तो ये याद रखिएगा, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, और जो ये मनमोहन सिंह है, इन्होंने भारत की एक नदी को राष्ट्रीय नदी को घोषित किया। कौन सी नदी है, तो वो है गंगा नदी। और कब घोषित किया, तो ये भी याद रखिएगा, तो 2008 में। ठीक है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, कब, तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे होता है, पैरों के पीछे होता है, शरीर के मध्य में होता है, शरीर के बाईं ओर होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो दौड़ के दौरान जो धावक का गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है, क्या आंसर करिएगा, जल्दी से बताएंगे। और आज आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही यूजफुल ये क्लास है और इसका कुछ जो है रिजल्ट निकलना चाहिए। ठीक है, लोगों तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए। दौड़ के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, उसके पैरों के आगे होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूखा हुआ बालू चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है जबकि गीला बालू जो होता है वो द्वितीयहीन होता है, क्या हो जाएगा, तो ये एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण पारेषण है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो सूखा हुआ बालू हमको हमेशा जो है वो चमकीला दिखता है, ठीक है, जबकि गीला बालू द्वितीयहीन दिखता है। कारण क्या है, इसका कारण है परावर्तन। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गैलेना, गैलेना एक खनिज है, क्या हो जाएगा, आयरन का, गोल्ड का, लेड का, कैल्शियम का। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो गैलेना जो है तो ये एक खनिज है, किसका, आयरन का, गोल्ड का, लेड का, कैल्शियम का। बताएंगे 19वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, लेड का। ठीक है, किसका, तो लेड का। गैलेना एक किसका खनिज है, लेड का। मैग्नीशियम अगर हम लोग बात करें तो मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और टिन, एल्यूमिनियम और जिंक, या फिर मैग्नीज और मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये एक मिश्र धातु है। बताइएगा क्या हो जाएगा। आप सभी मेरे भाई बहनों को पता है कि मुझसे जितना हो सकता है वो सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप पर जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी को मैंने मैक्सिमम पीडीएफ देने की कोशिश की है। ठीक है, जिसने भी एक बार भी मैसेज कर दिया सबको मैंने पीडीएफ देने की कोशिश की है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आप सबको सरकारी कॉलेज मिल जाए, बस इतना ही उद्देश्य है। और उसके लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो सब मैंने आप लोगों को करने का प्रयास किया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने दिए, ठीक है, पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है, क्लास आप लोगों को ले ही रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया कि किसी को कोई भी डाउट होता है एग्जाम से लेकर के, फॉर्म भरने से लेकर के, या फिर सिलेबस से लेकर के, या किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन को लेकर के, किसी भी तरीके का कोई जो है कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है कि आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मुझसे जो हो सकता है वो सब मैं आप लोगों को करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि ये बीएड का पेपर है। ठीक है, बीएड का पेपर जैसे कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर आपकी क्या जरूरत होगी, उसके बाद आपकी जो है जरूरत खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बहुत सारे मेरे भाई बहनों को लग रहा होगा कि बीएड का पेपर हो गया उसके बाद मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बीएड का पेपर आखिरी पेपर नहीं है। इसके बाद भी आपको आगे भी बहुत सारे पेपर देने हैं और बहुत सारे पेपर्स में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी। ठीक है, अभी आप बीएड दे रहे हो, फिर आप टेट दोगे, सीटेट दोगे, एसटेट दोगे, दुनिया भर के पेपर दोगे, इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे पेपर दोगे। ठीक है, तो अभी बहुत लंबा ये सफर चलने वाला है। बताइएगा क्या हो जाएगा। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक का, टिन का, कॉपर का, क्रोमियम का। क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जिंक का। किसका, जिंक का। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। अमीबा का चलन अंग होता है, पादाब होता है, पार्श्वपाद होता है, कसाब होता है, या फिर पक्षमाभ होता है। बताइएगा अमीबा की अगर हम लोग बात करें, अमीबा का चलन अंग होता है, पादाब होता है, पार्श्वपाद होता है, कसाब होता है, या फिर पक्षमाभ होता है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे पादाब होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पादाब हो जाता है। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे भारत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है, सबसे ज़्यादा जो डाकघर है वो कहाँ पर है, वो भारत में।
और भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या आंसर कर देंगे, तो लगभग 89%। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, लगभग 89% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य को किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं, बताइएगा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य को हम लोग कौन से त्यौहार के रूप में मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, ईद उल जुहा मनाते हैं, ईद उल फितर मनाते हैं, या फिर ईद उल मिलादुल नबी बनाते हैं, बताइएगा क्या जगह। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य को कौन से त्यौहार के रूप में मनाते हैं, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या जाएगा, तो मुहर्रम होगा, ईद उल जुहा होगा, ईद उल फितर होगा, या फिर ऑप्शन संख्या डी होगा, ईद उल क्या कर देंगे, तो मिलादुल नबी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिलादुल नबी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, जरा आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि मोहम्मद साहब जो है तो इनका जन्म कब हुआ है, जल्दी से बताइएगा, इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है। ठीक है, इनको मृत्यु कब हुई है और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है। तो ये 3 चीज़ें फटाफट मुझे बताएंगे। ठीक है, 3 चीज़ फटाफट मुझे बताएंगे क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें जन्म कब हो रहा है, मृत्यु कब हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति कब हो रही है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं बताएगा। तो इनमें से कौन सा स्थल है जिसका संबंध, अगर हम लोग बात करें इनमें से कौन सा स्थल है जिसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं है। सारनाथ है, सांची है, बोधगया है, कुशीनगर। तो बताइएगा क्या जाएगा। तो इनमें से कौन ऐसा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सांची हो जाएगा। देखो महात्मा बुद्ध जो है, तो महात्मा बुद्ध ने अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया है, तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ की भी यात्रा की है, ठीक है, बोधगया की भी यात्रा की है और कुशीनगर की भी यात्रा की है, लेकिन यहाँ पर सांची की इन्होंने यात्रा नहीं की है। सांची उनके जीवन से संबंधित नहीं रहा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, क्या आंसर करेंगे, बताइएगा पुराणों की कुल संख्या कितनी है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 12 है, 16, 18 है, 20 है, क्या हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आंसर कर दोगे 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप आंसर करोगे मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा, तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा, मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। मानव शरीर में सामान्य रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 है, 46 है, 22 है, 48 है, बताएंगे क्या जाएगा। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या अब आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, गुणसूत्रों की संख्या, मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, क्या आंसर कर दिएगा। आंसर कर देंगे 46 है। अगर आपसे पूछा जाता कितने जोड़ी पाए जाते हैं तब आप कहते हैं 23। अगर आपसे जोड़ी पूछा जाता है कितने जोड़ी पाए जाते हैं तब आप आंसर करते हैं 23। आपसे जोड़ी नहीं पूछा जा रहा, आपसे डायरेक्ट संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या तो 46 होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करोगे। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या फिर हीमोसाइटोमीटर, बताइएगा क्या जाएगा। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर आपसे कई बार पूछा गया, बैरोमीटर का इस्तेमाल वायु दाब को मापने में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बैरोमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो वायुदाब को मापने में। रक्त दाब की अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। पद RH कारक का अर्थ क्या होता है, तो बताइएगा रीसस कारक होता है, रीनल कारक होता है, रूमेटाइड कारक होता है या फिर रोम्बिक कारक होता है। तो बताइएगा RH फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो RH फैक्टर का अर्थ क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। RH फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, क्या आंसर करिएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रीसस कारक में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रीसस कारक में। अच्छा जरा मुझे फटाफट बताओ ये RH फैक्टर ये किस में होता है, किस में होता है, ये आप लोग जरा मुझे बताइएगा। RH फैक्टर किस में होता है, RH फैक्टर RH कारक का अर्थ होता है रीसस कारक, और ये होता किस में, ये आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की है, तो लॉर्ड लिस्टर ने की है, लैंड स्टीनर ने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है या फिर वॉल्टर रीड ने की है। पेंसिलिन की खोज किसने की, बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन वाला आज का सेशन। अगर आज का सेशन आप लोग नहीं देख रहे हो तो फिर भाई आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी। एग्जाम देने के बाद आपको बड़ा दुख होगा कि आज का सेशन आप लोगों को देख लेना चाहिए था। आज का सेशन आपने क्यों नहीं देखा, ठीक है, बताइएगा क्या जाएगा। तो पेंसिलिन की खोज किसने की है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की। स्टीनर की अगर हम लोग बात करें, लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की। भारतीय संसद के द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया, बताइएगा क्या जाएगा। तो दल बदल विरोधी विधेयक जो है ये किस वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया। दल बदल बताएंगे क्या जाएगा।
दल बदल विरोधी विधेयक की अगर हम लोग बात करेंगे तो दल बदल विरोधी विधेयक जो है तो ये किस वर्ष पारित किया गया। मैंने छत्तीसगढ़ बीएड का पेपर देखा, क्यों मेरे पास समय नहीं रहता है, समय की बहुत समस्या रहती है मेरे पास। बाकी अगर मैं छत्तीसगढ़ बीएड की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ बीएड का मैंने पेपर देखा, और जो ये छत्तीसगढ़ बीएड का पेपर था ना बहुत ही शानदार था। ठीक है, छत्तीसगढ़ बीएड का पेपर बहुत ही शानदार था। अगर आपने पिछली मेरी 1 महीने की क्लास देखी होगी ना तो आप देखोगे मैक्सिमम जो वहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, और जो जी के जीएस के क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जो रीजनिंग की क्लास ली है, रीजनिंग में जो मैंने क्वेश्चंस कराए ना सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस वहाँ पर बीएड में पूछे गए। रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा जीके जीएस के क्वेश्चंस हो गए, हिंदी के क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छा पेपर छत्तीसगढ़ का है। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हो तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगा, जो मैंने पढ़ाया है, मैंने रीजनिंग पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाया है, जीके जीएस पढ़ाया है, तो ये 3 चीज़ मैंने पढ़ाई, और ये 3 चीज़ तो छत्तीसगढ़ बीएड में बहुत अच्छा पेपर है। जितने भी मेरे भाई बहन छत्तीसगढ़ बीएड का पेपर दिए होंगे वो जानते होंगे, और जिन्होंने देखा होगा पेपर ना वो भी जानते होंगे पेपर बहुत ही शानदार है। ये बात हो रही है कि मेरे पास समय नहीं रहता इसलिए मैंने मिलवाया नहीं। बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग दल बदल की बात करेंगे तो दल बदल जो है तो ये 52वां संशोधन। ठीक है, कौन सा, तो 52वां संशोधन क्या हो जाएगा 1985। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे 52वां संशोधन 1985। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं, बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बताइएगा क्या हो जाएगा। और बिहार वाले आप लोग भी ना 28 तारीख को पेपर दोगे ना, तो पेपर देने के बाद आप भी देखना यही कहोगे। ठीक है, आप भी यही कहोगे। देखिएगा जो रीजनिंग में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, या फिर जो जीके जीएस में क्वेश्चंस करा रहा हूँ या हिंदी में करा रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न और यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बताइएगा कौन सी वायुमंडल का भाग नहीं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, क्लोरीन जो है तो ये नहीं है। नाइट्रोजन आप जानते हो, नाइट्रोजन लगभग 78% है। ठीक है, 21% के लगभग ऑक्सीजन है, और शेष में अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अक्रिय गैस है। क्लोरीन नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी की हम लोग बात करेंगे तो सेबी की स्थापना हो रही है कब, 1988 में। सेबी की स्थापना कब हो रही है, 1988 में हो रही है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा क्या आ जाएगा, तो सेविंग एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंसलेशन बिजनेस इन इंडिया, या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बताइएगा क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो यहाँ पर आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। बी मत करना, गलत हो जाओगे, बी मत करना, गलत हो जाओगे। यहाँ पर देखो बैंक दिया, बैंक नहीं होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैंक नहीं होता है, तो बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो गलती मत कीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, बताएंगे क्या हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, बताइएगा क्या हो जाएगा। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी मेरे भाई बहनों का पेपर बहुत अच्छा हो और आप सबको सरकारी कॉलेज मिल जाए, बस इतना ही उद्देश्य है, और उसके लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो सब मैंने किया। ठीक है, मैंने आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराई है। जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े होंगे तो उनको पता है कि मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे जितने लोग जुड़े हैं ना, तो अगर उनका कोई डाउट होता है या कोई दिक्कत होती है, समस्या परेशानी होती है ना, तो उसका रिस्पांस भी मैं करता हूँ सारी चीज़ों से, ताकि आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर के आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो पोंगल कहाँ का, तो तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का, पोंगल तमिलनाडु का। केरल का आपसे पूछ लेगा तो केरल का क्या करोगे, ओणम कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो केरल का ओणम कर दोगे। अच्छा, तमिलनाडु में एक और आप याद रखना, कौन सा, जल्लीकट्टू। ठीक है, कौन सा, तो अगर आपसे जल्लीकट्टू पूछ ले, ठीक है, आपसे जल्लीकट्टू पूछ ले तो जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में याद रखेंगे, पोंगल भी आप तमिलनाडु में याद रखेंगे, ओणम जो है ये आप कहाँ पर, केरल में याद रखेंगे। ठीक है, बद्रीनाथ धाम किस भगवान को समर्पित है, बताइएगा। तो बद्रीनाथ अगर हम लोग बात करें तो किस देवता को समर्पित है, भगवान शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, कृष्ण जी को, बताइएगा क्या जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे तो बद्रीनाथ धाम जो है तो ये जो है अगर हम लोग बात करें। अच्छा, जरा मुझे फटाफट ये बताओ, बद्रीनाथ धाम जो है तो ये कौन सी नदी के किनारे। ठीक है, बद्रीनाथ धाम की बात करेंगे तो ये कौन सी नदी के किनारे, जरा ये बताइएगा। तो ये समर्पित किसको, भगवान विष्णु को। बद्रीनाथ किसको, तो आंसर कर देंगे भगवान विष्णु को, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो माउंट आबू आपको कहाँ पर, तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। माउंट आबू कहाँ पर, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्या आंसर करोगे, तो आप कहोगे चालुक्य सोलंकी राजाओं के। ठीक है, कौन है, तो चालुक्य सोलंकी राजा हैं, और इन्होंने निर्माण कराया है। और ये क्या है, तो ये जैन मंदिर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैन मंदिर। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। सारनाथ है, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन है। मैं आपको यकीन से बताऊं, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत सारे मेरे भाई बहन बुरा मान जाते हैं। ठीक है,
मैं कैसे बताऊं कि अभी तक कितने सारे ऐसे मेरे भाई बहन है ना जिनको पता ही नहीं है कि बीएड का पेपर देने जा रहे हैं और पढ़ना क्या है। ठीक है, कितने सारे मेरे भाई बहन है ना जिनको पता ही नहीं, अभी तक नहीं पता है कि उनको पढ़ना क्या है। ठीक है, बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बिहार बीएड की बात करेंगे तो बिहार बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यूपी बीएड में नाम मात्र के 1-2 क्वेश्चन आगे आ गया, नहीं तो नहीं आता यूपी बीएड में। तो यूपी वाले टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने में लगे हम, पूरा समय टीचिंग एप्टीट्यूड को लगाने में लगे हम। ठीक है, यूपी बीएड में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिक साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यूपी बीएड वाले जो है वो भयंकर वाली साइंस की क्लास को ले रहे हैं। जबकि बिहार बीएड में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार बीएड में साइंस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं और यूपी बीएड में नाम मात्र के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एकदम ईजी लेवल आता है साइंस का। तो यूपी बीएड वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, वो भयंकर वाले बिहार वालों के साथ मिलकर के भयंकर वाली साइंस की क्लास लेने में लगे। मतलब पता ही नहीं है क्या करना है, बस लगे हुए हैं बस बीएड करना है। कौन से अभी मतलब प्रीवियस ईयर के आप लोगों ने क्वेश्चंस, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस ही नहीं देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यूपी बीएड वाले जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने में लगे हैं। ठीक है, यूपी बीएड वाले जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ने में लगे हुए हैं। मतलब क्या कहा जाए बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। आप लोगों से कहता हूं अगर कोई डाउट रहा करे तो पूछ लिया करो, लेकिन नहीं, आप लोग पूछोगे नहीं। मैं तो पैसा ले रहा हूं ना आप लोगों को बताने का। ठीक है, पैसा लगेगा, फ्री जो है मतलब फ्री में सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूछोगे क्यों। ठीक है, नहीं पूछोगे नहीं। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन कहीं अधिक प्रभावित है, बताइएगा कौन है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कौन अधिक प्रभावित है, अरविंदो घोष है, स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र सेन है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो भारतीय दर्शन की अपेक्षा अगर हम लोग बात करेंगे पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित है। अभी भी मेरे कितने सारे मेरे भाई बहन है ना जिनको डाउट है सर हम आर्ट्स वाले हैं तो हम हमारे में सेकंड पेपर में क्या आएगा, आर्ट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे या फिर क्या है, या फिर मैथ साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे। अभी भी कितने सारे लोग हैं जिनको कन्फर्म ही नहीं है और 1 हफ्ते के अंदर पेपर देने वाले हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर कर दोगे राजा राम मोहन राय। ये पाश्चात्य दर्शन से ज़्यादा प्रभावित है। आप देखोगे ये डेविड हेयर के साथ मिलकर के 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अंग्रेजों के ज़्यादा हिमायती हैं। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन के ज़्यादा हिमायती हैं कौन, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे राजा राम मोहन राय जो हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो 1828 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। किसकी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जानते क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं ना, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे पढ़ाने वाले हैं ना जो सिर्फ अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो बताते ही नहीं है कि ये क्लास किसके लिए हेल्पफुल है। बहुत सारे, मैं मैक्सिमम यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्या है ना, जो बताते ही नहीं है कि ये क्लास किसके लिए। क्यों, क्योंकि अगर बता देंगे तो यूपी बीएड वाले छोड़ देंगे, खाली बिहार बीएड वाले देखेंगे, तो बताइए नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है यूपी बीएड वालों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो क्या करेंगे, तो अगर हम लोग बात करें तो वो लगे रहे, यूपी बीएड वाले, बिहार बीएड वाले सब लगे रहे, सब देखते रहे, क्वेश्चन अभी नहीं करेगा, देखते रहे, क्योंकि उनको वॉच टाइम बढ़ाना है, उनको अपनी संख्या बढ़ानी है ना, तो बताइए नहीं करते। और यूपी बीएड वाले बेचारे जो है, जो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ना है वो भी उसी में लगे हुए हैं, एकदम झोंके हुए हैं एकदम पढ़ने में। ठीक है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हो जाएगा। तो चाय के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पहला स्थान। ठीक है, कौन सा, तो विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आलू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो पहला है, तीसरा है, पांचवा है, छठवां है, क्या हो जाएगा। आलू के उत्पादन में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। ठीक है, यूपी बीएड और बिहार बीएड के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो सिलेबस को देख करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। पता चला बिहार बीएड वाले यूपी बीएड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, यूपी बीएड वाले बिहार बीएड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, कोई वही नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उत्तर प्रदेश नहीं, खाली आप विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें, यहाँ पर विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन काट दो, यहाँ पर ऑप्शन काट दो, ऑप्शन काट दो, यहाँ पर बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले, आपसे ये प्रश्न पूछ ले, ठीक है, आपसे ये पूछ ले कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, क्या आंसर करोगे। चलो ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 1/2, 1/3, 1/6,
1/12। चलो 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12। क्या हो जाएगा, तो 1/6 सदस्य। कितने, विधान परिषद में राज्यपाल कितने, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जाकिर हुसैन ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने, या फिर रफ़ी अहमद किदवई ने। बताइएगा क्या हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, जाकिर हुसैन ने, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर रफ़ी अहमद किदवई है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कौन कर रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे हैं, याद रखिएगा। और ये भारत के पहले क्या है, तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। क्या है, तो ये भारत के पहले क्या है, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं कौन, जाकिर हुसैन साहब हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयोग किससे संबंधित है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सैडलर आयोग जो है इसका संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा, तो शिक्षा से। शिक्षा में सुधार करने के लिए सैडलर आयोग आया था, और किस वर्ष आया था, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करते रहते हो ना, तो मैं आप लोग के कमेंट्स देखता रहता हूँ, और मैं रेगुलरली आप लोग के कमेंट्स देख रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि कौन बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में और कौन सीरियस है। कुछ लोग अभी भी है कि बस सर फॉर्म भर दिए हैं, पति हमारे पढ़ा रहे हैं, भाई हमारे पढ़ा रहे हैं, सर हमारी ये चीज़ है, लेकिन सीरियस अभी भी नहीं है। अभी भी उनको कमेंट बॉक्स में खाली हाल चाल लेना है कि तुम कैसी हो, खाना खाई कि नहीं आई, ठीक है, व्रत रहोगी कि नहीं रहोगी, आज भूखी रहोगी, निर्जला रहोगी, कौन कपड़ा पहनोगी, मतलब अभी भी 3 दिन बचा है। तो ये नहीं कि शांतिपूर्वक अच्छे से जो है पढ़ लें जो है, और दूसरों को भी पढ़ने दें। कमेंट बॉक्स में अभी भी उनको जो है नौटंकी ही छाई है ना। बताइएगा क्या हो जाएगा। और फिर बाद में रोना शुरू कर देंगे ना, बाद में सबसे पहले पेपर खत्म होने के बाद रोएंगे कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ आया नहीं, कुछ फंसा नहीं, सर जी पेपर गड़बड़ा गया, आप एक चैनल से हम पढ़े थे, ठीक है। जो चीज़ पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, कम जो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जो चीज़ें बोल करके बता रहा हूँ वो सुनोगे नहीं, आपका ध्यान तो कमेंट में जो है करने में है, आपका जो है ध्यान तो हालचाल पूछने में है ना। तो फिर कहाँ से होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1917 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे 1917 में। सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालना, ठीक है, कि आपने कुछ पढ़ाया नहीं, आपका कुछ फंसा नहीं, सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालेंगे, अपनी गलतियां नहीं देखेंगे। बताइएगा नवोदय विद्यालय के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है ये बताना है। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताइएगा, ठीक है। कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन जो खाली जो कमेंट बॉक्स में आकर के ना खाली चिल्लाते हैं, सर पीडीएफ नहीं देते हैं, सर पीडीएफ नहीं देते हैं। अरे मेरे भाई 100 दिन आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ कि अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दो। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज नहीं करेंगे, सर पीडीएफ नहीं मिल रहा, सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही। एक बार आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके देखो, अगर पीडीएफ नहीं जाती है तो कहो। तो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ तो वहाँ पर मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर के रोना जरूर रोएंगे, सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ आप देते नहीं। बताइएगा नवोदय विद्यालय के संदर्भ में हम लोग बात करें, कौन सा कथन सही है ये बताइएगा। सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है, जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। नवम कक्षा के लगभग 30% छात्रों को एक शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। नवोदय विद्यालय जो है बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है, जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को क्या किया था, प्रवेश दिया था। ये बिल्कुल एकदम सही, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुधिर वर्ग की खोज किसने की बताइएगा, क्या जाएगा, ऑल्टमैन हो जाएगा, लैंड स्टीनर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस हो जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन है ना, डेली मैं पढ़ाने के दौरान आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लेकिन मैं उंगली पर गिन करके कह सकता हूं 3 से 4 मेरे भाई बहन हैं जो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर देते हैं, ठीक है। 3 से 4 लोग हैं, ठीक है, मुश्किल से 3 से 4 मेरे भाई बहन हैं जो कमेंट बॉक्स में सेशन खत्म होने के बाद जा करके आंसर देते हैं। मैं सबका आंसर देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, ठीक है। 3 से 4 लोग हैं, बाकी सारे लोग हैं क्या, बाकी सारे लोगों को बस सेशन जल्दी से खत्म हो भागे, ठीक है। तो फिर इस तरीके की अगर भागने वाली मेहनत करोगे ना तो फिर रिजल्ट भी भागने वाला ही आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तभी ईमानदारी वाला रिजल्ट भी आएगा। अगर आप मेहनत भी भागने वाली कर रहे हैं ना तो फिर रिजल्ट भी आपका भागने वाला ही आएगा, और उसके लिए फिर कोई और आप सिर्फ दूसरों पर दोष लगा सकते हो, बाकी जिम्मेदार तो आप खुद अपने आप के लिए रहोगे।
इस प्रश्न का आंसर करेंगे रुधिर वर्गों की खोज किसने की, क्या आंसर हो जाएगा, तो लैंड स्टीनर हो जाएगा। आज ही मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, आज ही के सेशन मैंने आप लोगों से पूछा था, क्या हो जाएगा, तो लैंड स्टीनर हो जाएगा। जरा मुझे कमेंट करके बताओ रोनाल्ड रॉस ने, इन्होंने किसकी खोज की है, बताइएगा। रोनाल्ड रॉस की बात करें, बहुत बार आप लोगों को बताया, जरा जल्दी से बताइएगा रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है वो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ पर। अच्छा, सारनाथ से हम लोग बात करें तो सारनाथ से ही क्या किया गया, अशोक स्तंभ लिया गया, जो कि भारत का राजकीय चिन्ह है, ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सारनाथ से ही अशोक स्तंभ लिया गया, जो कि भारत का राजकीय चिन्ह है। तो यहाँ पर कौन सा जानवर उत्कीर्ण नहीं, बताएगा तो क्या हो जाएगा, कुबड़ वाला सांड है, हिरण है, हाथी है, घोड़ा है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 40वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो सारनाथ स्तंभ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा उत्कीर्ण नहीं है, तो कुबड़ वाला सांड नहीं है, हिरण नहीं है, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, हिरण नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिरण नहीं है, ठीक है, कुबड़ वाला सांड है, हाथी है, घोड़ा है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हर्ष के द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी, फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग, मेघस्थनी, बताइएगा। तो हर्ष के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, बताइएगा, फाहियान है, इत्सिंग है, हेनसांग है, या फिर मेघस्थनी, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, बताइएगा, कन्नौज सभा किसके सम्मान में, तो क्या आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया था, अब हेनसांग आया तो इन्हीं के सम्मान में। अच्छा, बाकी लोगों की अगर हम लोग बात कर ले तो बाकी लोग जो हैं, ठीक है, अगर देखो फाहियान की बात कर ले तो फाहियान किसके समय में आ रहा है, तो फाहियान जो है ये आ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है, किसके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन आ रहा है, तो फाहियान आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मेगस्थनीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेगस्थनीज जो है, तो ये मेगस्थनीज किसके समय में आ रहा है, तो मेगस्थनीज जो है ये आ रहा है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, किसके, तो मेगस्थनीज जो है ये आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसकी बुक का नाम क्या है, तो इसकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, इंडिका है, ठीक है, मेगास्थनीज की एक बुक है और इस बुक का नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे इंडिका। मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, बताइएगा क्या जगह, तो मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है, बताइएगा क्या जगह, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, बताएंगे क्या जगह, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जगह, तो कॉपर हो जाएगी। तांबा जो है तो ये पहली धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया। सातवाहन अपने सिक्कों पर मुख्य रूप से किस धातु से बनाते थे, बताइएगा क्या जगह, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। सातवाहन राजाओं के जो सिक्के होते हैं तो ये किस धातु के होते थे, लेड के होते थे, सिल्वर के होते थे, गोल्ड के होते थे, कॉपर के होते थे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। आपको पता है मैंने आप लोगों को बताया कि सातवाहन राजा जो है ये पहले राजा है जिन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। सातवाहन राजा जो है तो पहले राजा हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए, ठीक है। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा मेघ कौन सा, बताइएगा क्या हो जाएगा, पच्छाद मेघ हो जाएगा, स्तरी कपासी मेघ हो जाएगा, वर्षा स्तरी मेघ हो जाएगा, कपासीय मेघ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा मेघ कौन सा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, पच्छाद मेघ हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, तो पच्छाद मेघ हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, अभी हम लोग 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग जरा अपने अपने स्तर पर शेयर कर देंगे ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेगा, जहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ जाएंगे। तो कोई भी आपको अपडेट चाहिए, कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, कोई नोटिफिकेशन होता है या फिर कुछ भी होता है तो वो यहाँ पर आपको पर्सनली सेव किया जो है शेयर किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो व्हाट्सअप से आप लोग जुड़ जाएँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और एक बार मुझे जो है आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ठीक है बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से दिख रहा है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय है, वित्त सचिव है, भारतीय स्टेट बैंक है या फिर भारतीय रिजर्व बैंक है? तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चंस तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी 50 क्वेश्चंस को भी हम लोग फटाफट देखेंगे। आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। अब आपको पता है 1 रुपये की जो नोट होती है वो करेंसी नोट नहीं कहलाती है। 1 रुपये की जो नोट होती है वह करेंसी नोट नहीं कहलाती है। और 1 रुपये की जो नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जो 1 रुपये की अब तो आती भी नहीं है, ठीक है, अब तो दिखती भी नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये की नोट अब तो दिखती भी नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाता है, तो उस पर वित्त सचिव के। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाकी पर रिजर्व बैंक के। ठीक है, किसके? तो भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जरा आप लोग मुझे फटाफट बताओ आरबीआई के गवर्नर कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? आप बताइएगा। 25वें गवर्नर कौन है? ये बताइएगा। दोनों आप मुझे बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, 26वें गवर्नर कौन है? दोनों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसरो की संक्षिप्त रूप बताइएगा क्या जगत? इसरो का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा
इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हो रही है, तो 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हो रही है। और इसरो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर, तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, तो बेंगलुरु में आपको इसरो का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर, बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हो रही है, 1969 में हो रही है। जो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछता हूँ ना, और जिसका आंसर आप लोग नहीं करते हो और गायब हो लेते हो ना, ये देखना, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में बनेंगे, ठीक है, कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं, 25वें गवर्नर कौन है, 26वें गवर्नर कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अभी नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे बात करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसरो के जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। इंडियन क्या हो जाएगा, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसरो की स्थापना 1969 में 1969 में हो रही है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर, तो बेंगलुरु में। जरा आप लोग मुझे बताइएगा इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, जरा फटाफट मुझे बताइएगा इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, जल्दी से मुझे बताइएगा। इसरो की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो ये जरा मुझे बताएगा। इसरो की स्थापना हो रही है जो है 1969 में और इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मनुष्य किसके द्वारा, अगर हम लोग बात करेंगे, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, वनोन्मूलन के द्वारा, संवर्धित पौधों की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई किस्मों विकसित करना, कीटनाशक और पीड़कनाशी का प्रयोग करके जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझ करके। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो वनोन्मूलन करके मतलब वनों का विनाश करके, वनों को काट करके पारिस्थितिक संतुलन को संतुलित रखा जा सकता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पौधों की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई किस्मों को विकसित करके पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा, तो ये भी सही नहीं है। कीटनाशकों और पीड़कनाशी का प्रयोग करके, कीटनाशक का प्रयोग करके हम लोग प्रदूषण बढ़ाएंगे और प्रदूषण बढ़ाएंगे तो कैसे पारिस्थितिक संतुलन होगा, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। जीवों के सापेक्ष संख्या के क्या करना है, तो सूक्ष्म संतुलन को समझना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, वायु और जलवाष्प, जल और धुआं, अग्नि और जल, या फिर धुआं और कोहरा, तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, धुआं और कोहरे के संयोजन से बनता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर करिएगा। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, जेम्स सिम्पसन हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, फ्लेमिंग हो जाएंगे, फिर क्रिस्टियन बेनार्ड हो जाएंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो किसने, तो अगर हम लोग टीके की बात करेंगे, वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया है, जेम्स सिम्पसन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जेनर है, या फिर क्रिस्टियन बर्नार्ड है, क्या आ जाएगा, तो जेनर कर दोगे। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने टीका वैक्सीनेशन की खोज की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा, चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर, या फिर बालू, सल्फर, सोडा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कांच के निर्माण में क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बालू, सल्फर, सोडा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, 12, 11, 8, 9, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों की हम लोग बात करेंगे तो इनको हमने कहाँ से, तो इनको हमने रूस से लिया है। और कहाँ पर, तो भाग 4 में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग 4 का में, और अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और जो सरदार स्वर्ण सिंह है, ठीक है, कौन है, तो जो सरदार स्वर्ण सिंह है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, कौन सी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां जो संशोधन 1976, इसके द्वारा हम लोग बात करेंगे कितने, तो इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आंसर कर दोगे आपके ऑप्शन संख्या सी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो जो लोहे के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, अब वो रेलवे के हों या किसी अन्य चीज़ के हों, लोहे के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं और मशीन के भागों की वेल्डिंग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का, सोल्डर का, एल्यूमिनियम पाउडर का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सोल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका सोल्डर का। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, या फिर ये सभी। वायुमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है कैसे, धूम कोहरा के रूप में, बिंदुकों के रूप में, आर्द्रता के रूप में, कैसे, आंसर कर देंगे आर्द्रता के रूप में। और आर्द्रता कैसे मापते हैं, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे हाइग्रोमीटर से, ठीक है, किससे, तो अगर आपसे पूछा जाए आर्द्रता कैसे मापते हैं तो आप आंसर करोगे किसको, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अच्छा जरा मुझे बताओ हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, ठीक है।
हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर अलग अलग है, दोनों को बताइएगा। तो अगर हम लोग हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता मापते हैं, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं ये जरा मुझे बताइएगा। बायोगैस बनाने के लिए समानता प्रयोग होता है, क्या होगा, पशुओं का अपशिष्ट होगा, सस्य अवशेष होगा, जलीय पादप होगा, वन अवशेष हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो बायोगैस, और बायोगैस में मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे मीथेन है। बायोगैस में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य गैस कौन सी है, बायोगैस में अगर हम लोग बात करेंगे या फिर कहें गोबर गैस प्लांट में अगर हम लोग बात करेंगे मुख्य गैस कौन सी है, तो आप कहोगे मीथेन। और इसको बनाने में मुख्य रूप से किसका, तो पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किसका, न्याय का, भातृत्व का, प्रतिष्ठा की, समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है, क्या हो जाएगा, न्याय का उल्लेख नहीं है, भातृत्व का उल्लेख नहीं है, प्रतिष्ठा का या फिर वयस्क मताधिकार का। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद का जनता के द्वारा निर्वाचित सदन में निम्न में से कौन सा बताएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा सदन है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर जनता के द्वारा निर्वाचित लोग पहुंच रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संसद का कौन सा सदन है जहां पर जनता के द्वारा निर्वाचित लोग पहुंच रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। कहां पर, तो लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा में सांसद लोग होते हैं। और सांसद का चुनाव कैसे होता है, सांसद का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, हम लोग सांसद जी लोगों को चुनते हैं, हम ही लोग वोट करते हैं, तो सांसद जी लोग क्या करते हैं, जीतते हैं और संसद में जाते हैं। तो लोकसभा का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। संविधान में का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 3, 4, 1, 2, क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी से बात हो रही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से बात हो रही है, डीपीएसपी से और बात हो रही है। और डीपीएसपी आपको कहाँ पर, तो ये आपको, ठीक है, कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। कहाँ से, तो आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को लिया है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद, कहाँ पर, तो अनुच्छेद जो है ये आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व है। और किस भाग में, भाग 4 में, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। गांधी जी की किसकी रचनाओं से प्रभावित है, कार्ल मार्क्स की, डार्विन की, हॉब्स की, लियो टॉलस्टॉय की। तो गांधी जी जो है वो किसकी रचनाओं से प्रभावित है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स से, हॉब्स से, डार्विन से, या फिर लियो टॉलस्टॉय से। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, टॉलस्टॉय की बुक से प्रभावित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां, क्रांति, आम हड़ताल, तोड़फोड़, समझाना और प्रचार करना। तो अगर हम लोग समाजवाद की बात करें, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें, तो इसकी विधियां क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, चलिए बताइएगा। तो क्रांति होगा, तोड़ फोड़ होगा, आम हड़ताल होगा, या फिर समझाना और प्रचार करना। तो क्या हो जाएगा, तो लोकतंत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो समझाना और क्या करना, और अपनी बातों को रखना और प्रचार करना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं, रिफाइनरियों की संख्या का है। अच्छा, असम में अगर हम लोग बात करें तो देखो, असम में एशिया की पहली जो ऑयल रिफाइनरी है वो गई थी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। असम में जो असम में अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में पहली ऑयल रिफाइनरी जो है वो असम में लगाई गई थी, और उसका नाम क्या है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, चलिए अभी याद आएगा तो भी आप लोगों को बताऊंगा। असम राज्य में कौन सी ऑयल रिफाइनरी है जो सबसे पहले लगाई गई थी, आप लोगों को याद हो तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ। तो असम राज्य में पहली ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, जो लगाई गई थी, और ये एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी थी, ठीक है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 116वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या कर दोगे, फिलहाल यहाँ पर 4 कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मेरे साथ यही दिक्कत है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन सामने आ गया और उसका आंसर मुझे पता है, लेकिन अभी दिमाग में पता है, लेकिन अब आ नहीं रहा है ना, तो फिर मेरा दिमाग उसी में उलझा रहता है। जब तक उसका आंसर आ नहीं जाएगा ना, तब तक मेरा दिमाग उसी में उलझा रहेगा, ठीक है। मेरे साथ यही दिक्कत है। असम में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, असम में एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी जो है, या नाम पता नहीं, क्या याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बताइएगा वित्त आयोग का जो प्रावधान है ये कहाँ पर, तो ये अनुच्छेद 280 में, ठीक है। कहाँ पर, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने, तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है।
अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है और वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का विभाजन करना। नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। क्या हो जाएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, क्या हो जाएगा भाई, वित्त आयोग की नियुक्ति अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएगा, वित्त आयोग का गठन, ठीक है, गठन तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ सही कर लीजिएगा, आपसे गठन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, आपसे एक मिनट सुनिएगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक मिनट रुक गया भाई, हाँ। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वित्त आयोग का अगर गठन पूछता तो गठन तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन गठन करने के बाद वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो कौन होता है, तो वो वित्त मंत्री। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा, तो वित्त मंत्री कर दोगे, ठीक है। गठन अगर आपसे पूछता है तो गठन करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन गठन करने के बाद उसके बाद की जो प्रक्रिया है ना, वो कौन करेगा, तो वो वित्त मंत्री करेंगे। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष से क्रियान्वित हो रही है, 1998 में, 1996 में, 1999 में या फिर 2000 में, बताइएगा क्या जाएगा। अन्नपूर्णा योजना की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा योजना जो है ये किस वर्ष क्रियान्वित हो रही है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, वर्ष 2000 में, ठीक है। कब, तो वर्ष 2000 में। आगे बढ़ेंगे, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है, निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, आयात और निर्यात बराबर है, या फिर आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है कि आयात की अपेक्षा क्या हो रहा है, निर्यात अधिक हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो हम दूसरे देश से जितनी चीज़ें मंगा रहे हैं उससे कहीं अधिक हम लोग क्या कर रहे हैं, उस देश को चीज़ें भेज रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, तो इसमें हमारा फ़ायदा है, तभी हम लोग क्या करेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। सब कुछ ठीक ठाक कब जो है चल रहा है, ये हम लोग कब कहेंगे, ये हम लोग तभी कहेंगे कि मान लो हम वहाँ से 10 रुपये मंगा रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ से उनके यहाँ से हम लोग 10 रुपये का सामान ले रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ से 500 रुपये का सामान ले रहे हैं, तभी तो हम लोग कहेंगे हाँ एकदम सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन से पठार में मुख्य आयरन और स्टील उद्योग, दक्कन, मालवा, तेलंगाना, छोटा नागपुर, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग अगर हम लोग बात करेंगे तो किस पठार में स्थित है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में देखो, एक तो आपको जमशेदपुर देखने को मिल जाएगा, स्टील नगरी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटा नागपुर के पठार में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बैलाडीला की खान देखने को मिलेगा, जो लौह इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की खान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड में आपको बोकारो देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल और आपको कहाँ पर, झारखंड में भी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो जो छोटा नागपुर और उसके आसपास वाला क्षेत्र है ना, ठीक है, ये क्या है, तो ये मुख्य रूप से आयरन और स्टील उद्योग के लिए फेमस है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है, अल्फाल्फा है, चारा है, बांस है, लाइकेन है, बजाएगा क्या हो जाएगा। तो घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे सी आंसर कर दोगे, बांस हो जाएगा। और एक एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बांस क्या है, बांस क्या है, तो बांस एक घास है, याद रखेंगे, ठीक है, क्या है, तो घास है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है, ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर हो रहा है, कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। देखो तीन नदियां हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर से हो रहा है, कौन कौन सी नदियां हैं, तो तीन नदियां हैं जिनका उद्गम क्या है, जिनका उद्गम ट्रांस हिमालय से हो रहा है, ठीक है। तीन नदियां हैं जिनका उद्गम क्या हो रहा है, तो ट्रांस हिमालय से हो रहा है। कौन कौन सी नदियां हैं, तो एक आप कहोगे सिंधु नदी है, कौन सी, एक तो सिंधु नदी है, दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो दूसरी सतलज नदी है, और तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो तीसरी ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, कौन सी, तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो ये तीन नदियां हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर से हो रहा है, ट्रांस हिमालय से हो रहा है, याद रखिएगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में है, तो लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया है। माजुली जो है ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। और कौन सी नदी इसका निर्माण करेगी, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, कौन सी, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है, कहाँ पर, असम में, ठीक है। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है अवनालिकाओं का प्लग करके, अतिचारण को रोक करके, समोच्च रेखीय जुताई करके, या रक्षक मेखलाएं बना करके। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है, किस प्रकार रोका जा सकता है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, अतिचारण को रोक करके, ठीक है, क्या आ जाएगा, अतिचारण को रोक करके। देवी माता की पूजा संबंधित बताएगा, तो अगर हम लोग बात करें मातृ देवी की पूजा, ठीक है, मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित है, आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से। मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। कहाँ से, तो अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
बंद गोभी का खाद्य अंश है, फल है, संघनित पुष्प है, कायिक कलिका या फिर पुष्प समूह है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें बंद गोभी जान रहे हो ना, तो बंद गोभी का खाद्य अंश क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, कायिक कलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायिक कलिका। निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और शोषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन और चालन, या फिर चालन और शोषण, बताएगा। तो निम्न में से कौन से प्रक्रम जो है वो अंधकार के समय या फिर कहें रात्रि के समय पादपों के साथ होते हैं, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, चालन और शोषण हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, तो आंसर कर दोगे चालन और शोषण हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग करती है। MRI की हम लोग बात करें, MRI की जरा फुल फॉर्म बताओ तो। ठीक है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा ना कि MRI कराने जा रहे हैं, MRI कराने जा रहा है, तो बताइएगा MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा ये मुझे फटाफट बताओ। MRI मशीन जो है निम्न में से किसका प्रयोग करती है, ध्वनि तरंग का, एक्स किरणों का, पराश्रव्य तरंगों का, चुंबकीय तरंगों का, बताइएगा क्या जाएगा। तो MRI जो मशीन होती है ये क्या करती है, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करती है। अलेक्जेंडर, अगर हम लोग सिकंदर और पोरस की बात करें तो अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस की लड़ाई कौन सी लड़ाई जो है, अगर हम लोग बात करें सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कौन सी, हाइडेस्पस की, झेलम की, पानीपत की, तराइन की, क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करेगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। और ये युद्ध कौन सी नदी के किनारे, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो आप आंसर करोगे झेलम नदी। ठीक है, नदी नहीं पूछ रहा आपसे, युद्ध पूछ रहा है, तो जो युद्ध था उसको हम लोग कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सी नदी के किनारे हो रहा है, तो ये हो रहा है झेलम नदी के किनारे। और झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे बितस्ता है। ठीक है, क्या है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता है। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, तो देखो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये हो रही है 1576 में, 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही है। और किसके किसके बीच हो रही है, अकबर और राणा संग्राम के बीच, अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप, अकबर और राणा उदय सिंह। तो क्या आ जाएगा, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, क्या रहा है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1793 में 1739 में कौन ले गया था, बताइएगा। तो शाहजहां ने जो है ये तख्ते ताउस का निर्माण कराया था, मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, और इसी में कोहिनूर हीरा लगा था। और 1793 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन इसको लूट ले गया, तो क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे नादिर शाह। ठीक है, कौन है, तो नादिर शाह जो है इसने कब आक्रमण किया था, आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो 1739 में नादिर शाह जो है ये आक्रमण करता है और क्या करेगा, और ठीक है तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा सब जो है यहाँ से लूट ले जाएगा। और जो नादिर शाह है ना, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। क्या हो जाता है, तो इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, याद रखेंगे किसको, नादिर शाह को। कब आंसर, जो कब आक्रमण कर रहा है, तो 1739 में कर रहा है। और जब ये आक्रमण कर रहा है तो उस समय कौन सा दिल्ली में मुगल बादशाह है, तो क्या हो जाएगा, तो दिल्ली में मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखेंगे कौन है, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है, तो ये क्या था, तो ये उस समय दिल्ली का राजा था। कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है, तो क्या हो जाएगा, द्वारक तय करेगा, उद्भासन का समय, लेंस की फोकस दूरी, या फिर कैमरे का आकार। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, द्वारक। ठीक है, अपर्चर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, बताइएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। स्टेनलेस स्टील अगर हम लोग बात करें मिश्र धातु है, और इसमें किसको किसको मिला करके इसका बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील को, तो आंसर कर देंगे क्रोमियम, कार्बन और आयरन। और अगर आपसे पूछा जाए कि जंग से बचाने के लिए किसको मिलाते हैं, तो जंग से बचाने के लिए क्रोमियम को मिलाते हैं। तो क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, भंडारण, चालन, बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा। तो पत्तों में दिखने वाली सिराओं का काम क्या होता है, चलिए जल्दी बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है, भंडारण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, चालन का होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। पत्तों में दिखने वाली सिराओं का काम क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, चालन का। ठीक है, पत्तों में दिखने वाली सिराओं का कार्य क्या होता है, तो आंसर कर दोगे चालन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपिटक है, उपनिषद है, अंग है, आरण्यक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बौद्ध साहित्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें से बौद्ध साहित्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो प्राचीनतम बौद्ध साहित्य आपको जानते हो त्रिपिटक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो तीन पिटक। ठीक है, त्रिपिटक, तीन पिटक है, बुद्ध सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, और अभिधम्म पिटक है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिपिटक ये जो है ये बौद्ध साहित्य, ऑप्शन से क्या हो जाएगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेलिंग है, डिबकिंग है, डबिंग है, या फिर पैक्विंग है, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ब्रेलिंग कहलाती है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, ट्रॉम्बे में, बेंगलुरु में। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये केरला में, त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? बी आंसर कर दोगे। कहाँ पर? तो त्रिवेंद्रम केरला में है। ठीक है। सेकंड के लोलक की काल की अवधि क्या होती है? बताएगा। तो सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या होती है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड या फिर 1.5 सेकंड। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो 2 सेकंड। ठीक है। सेकंड के लोलक काल की अवधि क्या होती है? 2 सेकंड। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी को छोड़कर। ठीक है। कितने डिग्री पर हम लोग बात करेंगे? तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 4 डिग्री सेल्सियस है या फिर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी को छोड़कर। कितने? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किसने शुरू किया? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो अमीर कोही नामक क्या है? तो ये एक कृषि विभाग है। और कृषि विभाग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था, उज्जैन था। बताइएगा क्या हो जाएगा? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, वैशाली है, नालंदा है, तक्षशिला, उज्जैन। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे तक्षशिला है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है। क्या है? तक्षशिला है। नंद वंश के पश्चात अगर हम लोग बात करें किस राजवंश ने शासन किया तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन है? हर्यक है। हर्यक के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है? हर्यक के बाद शिशुनाग है। शिशुनाग के बाद नंद है। नंद के बाद मौर्य है। मौर्य के बाद शुंग है। शुंग के बाद कण्व है। कण्व के बाद सातवाहन है। तो सारा क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। हर्यक है, फिर शिशुनाग है, फिर नंद है, फिर मौर्य, फिर शुंग है, फिर कण्व है, फिर सातवाहन है। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंद के बाद पूछ रहा है तो हर्यक है। हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य हो जाएंगे। अंतिम नंद राजा कौन था? तो अंतिम जो नंद राजा था वो था घनानंद। और घनानंद की ही हत्या करेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर दिया? तो कलिंग युद्ध के बाद हम लोग बात करें, देखो जो अशोक है ना, ये जो अशोक है ना, ये 269 ईसा पूर्व में BC में हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है? तो राजा बन रहा है। और राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो 8वें वर्ष क्या करेगा? तो 261 ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई करेगा। और कलिंग की लड़ाई इतना भयंकर करेगा ना कि खुद ही घबरा जाएगा कि मैंने क्या कर दिया। और इस युद्ध के बाद क्या हो जाएगा? इसी कलिंग युद्ध के बाद क्या करेगा? तलवार वलवार रख देगा कि अब हम लड़ाई झगड़ा करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम जानते हैं, ठीक है, हम भयंकर वाली लड़ाई करेंगे। और भयंकर वाली लड़ाई अब मेरा करने का मन नहीं है देख करके। तो क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करोगे। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? अरबी थी, उर्दू थी, फारसी थी, तुर्की थी। बताइए क्या हो जाएगा? तो मुगल काल की बात है, देखो मुगल काल की बात करें या फिर आपसे दिल्ली सल्तनत की बात कर ले। ठीक है। क्या कर ले? मुगल काल की बात करें या फिर आपसे दिल्ली सल्तनत की बात कर ले। दोनों ही काल में जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? तो वो थी फारसी थी। ठीक है। क्या थी? तो मुगल काल की बात करें या दिल्ली सल्तनत की बात करें, दोनों ही समय में जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। खरोष्ठी लिपि किस दिशा से किस दिशा में लिखी जाती? बताइएगा। बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि किस दिशा से किस दिशा में लिखी जाती है? तो आंसर कर देंगे दाईं से बाईं। जैसे उर्दू लिखते हो, जैसे अरबी लिखते हो, जैसे फारसी लिखते हो, तो ये सारी जो है, ठीक है, क्या होती है? दाईं से बाईं ओर। इसी तरीके से खरोष्ठी लिपि भी जो है वो क्या होती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मंदिरों की उत्तरी शैली को किस नाम से जानते हैं? देखो अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें जैसे मान लो ये अपना प्यारा क्या है? तो ये अपना प्यारा मान लो भारत है। ठीक है। क्या है? तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऊपर दिशा थी, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर। उत्तर को क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? सबसे ऊपर होती है नॉर्थ दिशा। ठीक है। कौन सी? उत्तर होती है। और उत्तर को हम लोग क्या करते हैं? उत्तर को हम लोग कहते हैं नॉर्थ। तो एन से याद रखिएगा नागर। सबसे ऊपर उत्तर है और सबसे उत्तर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे उत्तर उत्तर भारत में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी? नॉर्थ से याद रखिएगा नागर शैली। ठीक है। कौन सी? नागर शैली। ठीक है। नाग। अच्छा नागर शैली नाग है, और नाग के पास क्या होता है? नाग के पास होता है विष। ठीक है। क्या होता है? नाग के पास होता है विष। तो नागर के बाद क्या हो जाएगा? तो बेसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो नागर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसर होगा। सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहले होगी नागर शैली। नागर शैली के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी? तो मध्य भारत जो है वो बेसर शैली। और बेसर शैली के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इसके नीचे जो होगा, जो लास्ट वाला होगा, वो कौन सी होगी? वो द्रविड़ शैली होगी। तो अगर आपको नागर शैली याद है, अगर आपको, ठीक है, बेसर शैली याद है, तो सबसे लास्ट वाला द्रविड़ है, तो उसको याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी। तो मंदिरों की उत्तरी शैली, उत्तरी मतलब उत्तर, उत्तर को क्या कहोगे? नॉर्थ कहोगे। और एन से नॉर्थ हो रहा है, एन से क्या हो रहा है? नागर हो रहा है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया बताइएगा, किसने प्रारंभ कराया, प्रारंभ कराने को पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करा, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे कौन हो जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया, और पूरा कराया किसने, तो पूरा कराया इल्तुतमिश ने। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह-ए-कुल उत्सव, और ये कहाँ पर मनाते हैं, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में, कहाँ पर मनाते हैं बताइएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह-ए-कुल उत्सव, और ये कहाँ पर मनाते हैं, तो आंसर कर दोगे आगरा में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। आगरा में याद रखना बटेश्वर मेला भी लगता है। बटेश्वर क्या है, तो ये एक पशु मेला है। ठीक है, क्या है, तो ये एक पशु मेला है, जैसे बिहार में सोनपुर में पशु मेला लगता है, उसी तरीके से आगरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो बटेश्वर मेला लगता है, और ये एक पशु मेला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बटेश्वर मेला हो गया, सुलह-ए-कुल महोत्सव हो गया, ताज महोत्सव हो गया, ये सब आगरा में। अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थान है बताएगा, क्या हो जाएगा, तो किस धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो अग्निगृह की पूजा होती है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी है, या फिर यहूदी है। देखो हिंदू धर्म नहीं दिया, अगर हिंदू धर्म दिया होता ना तो हिंदू भी आंसर हो जाता, क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी अग्नि की पूजा करते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म आपको नहीं दिया है, तो हिंदू धर्म के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो अग्नि की पूजा किस धर्म में माना जाता है, क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, पारसी। पारसी लोग भी क्या करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं, याद रखिएगा। मूर्ति कला की गांधार कला शैली निम्न में से किसका मिश्रण है बताएगा, तो गांधार कला शैली। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो ये गांधार कला शैली है इसका विकास किसके समय में हो रहा है, गांधार कला शैली का विकास किसके समय में हो रहा है, तो आप आंसर करोगे कनिष्क के समय में। किसके समय में, तो गांधार कला शैली का विकास हो रहा है किसके समय में, कनिष्क के समय हो रहा है। और ये जो गांधार कला शैली है तो ये किसका सम्मिश्रण है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय एवं ग्रीक शैली, भारतीय एवं पर्शियन शैली, मूल रूप से शुद्ध भारतीय, या फिर भारतीय एवं दक्षिण पूर्व एशियाई से हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, भारतीय और ग्रीक शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कुछ इंडियन कल्चर है और कुछ ग्रीक कल्चर है, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, गांधार कला शैली पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी, हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्न है, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने जानने का प्रयास भी किया। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आप व्हाट्सअप पर जुड़ जाएंगे, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो सकती हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी, या फिर इसके अलावा जो भी आपका डाउट है तो भी आप यहाँ पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे भी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।